Assalamu alaikum dear students, welcome to the connected class of chemistry. I am your chemistry teacher मोहम्मद इदरीस। आज का जो लेक्चर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि आज हमने पढ़ना है कंडक्टिविटी थ्रू मोल्टन और फ्यूज स्टेट ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अब ये सॉलिड स्टेट में क्या या फ्यूज स्टेट में या फ्यूज या मोल्टन स्टेट हम किसे कहते हैं कि जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो उस वक्त जो लिक्विड स्टेट होगी उसको हम फ्यूज़ या मोल्टन स्टेट कहेंगे। और दूसरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्वस स्टेट कि अगर हम किसी सॉलिड को आयनिक सॉलिड को डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर तो उसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है या नहीं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का जो फिनोमेना है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आइंस की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को एक मैंने नोट्स के ज़रिए आपके साथ डिस्कशन करनी है। तो आपके जो स्क्रीन है उसके ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जो सबसे पहले अगर हम इसको देखें कोवलेंट कंपाउंड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कोवलेंट कंपाउंड्स को यहाँ पे देख लेते हैं, फिर हम दूसरी साइड पे जाएंगे कि थोड़ा सा इसको रिवाइज़ करते हैं, फिर हम कंडक्शन की तरफ जाते हैं कि और पहला जो है यहाँ पे कंडक्शन की बजाय यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने किया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स और एसिड्स, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, इसको आपने थोड़ा सा गौर से देखना है। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या, इन तमाम चीज़ें जो है आयनिक सॉलिड्स, एक्वस आयनिक कंपाउंड्स और दूसरा मोल्टन और फ्यूज स्टेट, तीन बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है सॉलिड NaCl, सॉलिड स्टेट, सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स, और जो दूसरी है यहाँ पे इसी के साथ फ्यूज्ड या मोल्टन स्टेट। मोल्टन किसे कहते हैं, जब हम किसी सॉलिड को हीट करें, हीट देने से क्या हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट। और तीसरी क्या होगी, एक्वस स्टेट। एक्वस मीन के जैसे NaCl है, इसको अगर हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो क्या इसमें से आइंस बन सकते हैं, क्या इसमें से जो मूवमेंट है वो हो सकती है। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट में क्या है, नॉन कंडक्टर। जो सॉलिड है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। आइंस लॉक्ड इन लैटिस, जो वो स्ट्रक्चर होता है, लैटिस मीन अरेंजमेंट ऑफ आइंस, वो फिक्स्ड होते हैं, लॉक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्या है कि ये मूव नहीं कर सकेंगे, फिक्स्ड होते हैं। गुड कंडक्टर व्हेन मोल्टन और एक्वस स्टेट, मोल्टन एक्वस स्टेट या फिर फ्री मोबाइल आइंस माइग्रेट टू ऑपोजिट इलेक्ट्रोड। इसके साथ मैंने फ्यूज्ड, मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट तीन बातें लिखी हैं। फ्यूज्ड या मोल्टन, इसको हम मेल्टेड फॉर्म कहते हैं, लिक्विड स्टेट। लेकिन एक्वस स्टेट किसे कहेंगे कि हम इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो चार्जेस हैं वो मोबाइल हो जाते हैं, मोबाइल चार्जेस, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिखा गया है कि फ्री मोबाइल आइंस मूव करेंगे, इनकी वेलोसिटी होगी। उसके बाद जो एसिड्स हैं, दूसरे केस में एसिड के लिए क्या है कि एसिड्स आर नॉन कंडक्टर्स व्हेन प्योर। कोई भी एसिड है वो प्योर फॉर्म के अंदर कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब इसको हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लाएंगे, एक्वस मीन के जैसे HCl है, इसको आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो इसके आइंस जनरेट होते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये आइंस किस में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, दिस फॉर मोबाइल H पॉजिटिव एंड एनाइंस कैरी करंट। तो यहाँ पे अगर कोई और एसिड भी आप यूज़ करेंगे तो उसमें भी आयनाइजेशन होगी, आइंस बनेंगे, तो उस सूरत में एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता इन प्योर फॉर्म। रीज़न क्या होती है कि जो चार्जेस हैं वो फिक्स्ड होते हैं ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्डिंग और वो मूव नहीं कर सकते। उसके बाद जो तीसरा है मेटल्स,
आपकी बुक के अंदर जो अभी हमारा टॉपिक था वो 2 का था। अब तीसरा जो है मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब रीज़न क्या होती है इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट? इसमें क्या होता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मौजूद होते हैं, वो मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें हमने जो कंक्लूजन की, इसको हम कंक्लूड करते हैं कि हमने यहाँ पे जो आपके बुक का पार्ट था कि आयनिक जो कंपाउंड्स हैं वो किस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो 3 स्टेट यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। मोल्टन फ्यूज जो कि लिक्विड स्टेट होती है, ये कैसे बनती है? जब आप किसी सॉलिड को हीट करें तो वो मेल्ट हो जाए, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री चार्जेस मौजूद होते हैं, फ्री आइंस मौजूद होते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है। दूसरे केस में क्या होगा कि आप देखें कि जो दूसरा केस था एक्वस, उसमें अगर NaCl को आप वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो तो लेटिस ब्रेक हो कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होगा कि ये चार्जेस कंडक्शन में यूज़ होंगे। उसके बाद जो एसिड की बात करें तो उसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक की सूरत में होगा जब आप इसको आयनाइज करोगे, आयनाइजेशन से चार्जेस बनेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कंडक्शन में यूज़ होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 2 मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस होती हैं। अब किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अगर हम 2 सॉलिड्स, 2 कंपाउंड को कंपेयर करें, एक साइड पे आयनिक कंपाउंड हैं और दूसरी साइड पे कोवेलेंट कंपाउंड हैं, तो दोनों केसेस में जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं वो आयनिक के केस में होती हैं। कोवेलेंट के केस में कोई भी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वीक होती हैं, जिसकी वजह से कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, जैसा कि कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है बाय द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन से होते हैं? दीज आर नॉन मेटल्स। ठीक है। उसके बाद वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। दीज आर पुअर कंडक्टर इन प्योर स्टेट। इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और उसके बाद क्या होगा? लो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसे अगर हम बात करें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है, कि आइस जो है वो मेल्ट करती है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एवेपोरेट करता है। इसके वर्सेस अगर हम आयनिक कंपाउंड को देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? बिटवीन द चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एडक्शन होती है, और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो 3D होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये MPs स्टैंड्स फॉर मेल्टिंग पॉइंट्स, दीज आर मेल्टिंग पॉइंट्स। और दूसरा क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट्स। और दूसरा जो है BPs क्या होगा? दीज आर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। अब जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। फॉर एग्जांपल NaCl है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, बॉइलिंग पॉइंट 1465, 1465 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है? बॉयल करेगा, डायरेक्टली चला जाएगा गैसियस स्टेट के अंदर। अब ये कि यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ मालिक्यूल्स दिए गए हैं नीचे, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं कौन से आयनिक हैं और कौन से कोवेलेंट हैं। सबसे पहले अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या होता है? कोवेलेंट इन नेचर होता है। अगर ये कोवेलेंट है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 होगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 होगा। अगर आप मज़ीद नीचे जाते हो, ये फिर भी पोलर है, कोवेलेंट है लेकिन पोलर है, तो इसका थोड़ा बहुत बॉइलिंग टेम्परेचर ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल से। अब जो CH4 है, दिस इज़ नॉन पोलर। अब नॉन पोलर होने के नाते इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये माइनस में चला गया, कि ये मेल्ट कितने पे कर सकता है? -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होगा। अब दोनों ये कोवेलेंट हैं, अगर इनको हम कंपेयर करें तो दोनों कोवेलेंट के अंदर
वाटर पोलर है, मीथेन नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो और वीक होती हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और इसका जो केस है वो पोलर बी है। तो कुछ फोर्सेस ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू मीथेन। अब अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे क्या है, कोवेलेंट, और इस केस में क्या है, अल्कोहल, एथानॉल। एथेनॉल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कदरे थोड़ा सा बेहतर है किससे, मीथेन से। मेल्टिंग पॉइंट क्यों बेहतर है कि इसमें किसी हद तक कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप ये क्वेश्चन भी करेंगे कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड है और मेथनॉल में भी या एथेनॉल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो या बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों होता है, बिकॉज कि इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है जबकि वाटर मॉलिक्यूल में 2 H बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी फोर्सेस डबल हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे कंपेयर करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो एथेनॉल का है वो 78 डिग्री सेल्सियस है जबकि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है। तो रीज़न क्या होती है कि इसमें फोर्स कुछ ग्रेटर है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करने के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे जाना पड़ेगा, जबकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको 78 डिग्री तक जाना पड़ेगा। और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा, वीक फोर्सेस हैं, लेस फोर्सेस हैं, लेकिन मीथेन से कदरे ये बेहतर है ड्यू टू पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाती है। जो नीचे हैं वो क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आयनिक इन नेचर। और हमने पढ़ा है कि आयनिक वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, 3D स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर पैटर्न होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। अब इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए जब एक पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन के ऊपर मौजूद है तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है। जब आपको बहुत सारी एनर्जी चाहिए तो आप देखें ज़रा, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा है। उसके बाद सोडियम फ्लोराइड ये उससे ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज के जो फ्लोरीन है दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, तो इसका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसका अगर देखें तो 714 है, थोड़ा सा लेस हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अबव। और उसके बाद जो है 14-12 इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस नॉन पोलर उनसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीज़न क्या होती है कंक्लूजन में कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतना ही क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये फोर्सेस हाई होंगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। अब जो नेक्स्ट है वो हम यहाँ थोड़ा सा देखेंगे और उसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट केस है नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेटवर्क स्ट्रक्चर के लिए हम दूसरी स्लाइड पे जाते हैं कि यह मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, इसका थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू करूँगा, इतनी तफसील में नहीं जाऊँगा। हमने सेकंड चैप्टर में एलोट्रोप्स को पढ़ा था। एलोट्रोप्स क्या होते थे इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डायमंड और ग्रेफाइट का है, कार्बन एलोट्रोप्स का है। अब कार्बन एलोट्रोप्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसने यहाँ पे डिफाइन किया है कि व्हाट आर एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि एक एटम है उसके डिफरेंट स्टेट्स हैं। डिफरेंट स्टेट्स क्या होंगी उन सेम फिजिकल स्टेट के अंदर, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा। जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो कार्बन है, एक ही एटम है, कार्बन एक ही एटम है, लेकिन उसकी कार्बन की जो फिज़िकल स्टेट्स हैं डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, स्टेट्स कौन सी हो सकती हैं सेम, लेकिन अरेंजमेंट की वजह से ये कितनी आगे एलोट्रोप्स के अंदर जाता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेफाइट, उसके बाद ये क्या होता है, डायमंड, और तीसरा जो है हम पढ़ते हैं वो बकीबाल्स हैं। ये हम पढ़ चुके हैं तीनों, लेकिन यहाँ पर ये दोबारा रिपीट हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा रिवाइज आपको करना है, तफसील में इतना नहीं जाना। तो एलोट्रोप्स क्या हो गए कि ऐसी स्टेट्स, सेम फिजिकल स्टेट्स जिनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो एक ही एटम के, उनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। ठीक है, एलोट्रोप्स आर द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट। एक स्टेट हो,
एक ही एटम हो लेकिन उनके अंदर क्या हो, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट हो, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हों, तो उसको हम क्या, जैसे एक में कार्बन जो है वो डिफरेंट अरेंज हुआ हुआ है, दूसरे के अंदर कार्बन डिफरेंट अरेंज हुआ हुआ है, तो ऐसी जो फॉर्म्स बनेगी उनको हम क्या कहेंगे, एलोट्रोप्स। सबसे पहले जो है वो डायमंड है। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, 3D होता है, रेगुलर पैटर्न के ऊपर पार्टिकल्स जुड़े होते हैं एक कार्बन एटम के साथ। जैसे ये कार्बन एटम है, इसके साथ फर्दर कितने कार्बन जुड़े होते हैं, 3, और ये कितने होंगे, 4। ठीक है, एक कार्बन के साथ कितने फर्दर, सॉरी मैंने यहाँ पे जो है 1 2 3 4 एक कार्बन के साथ डायमंड के केस में कितने जुड़े होने चाहिए, 4। तो यहाँ पे कितने मौजूद होंगे, 4 कार्बन एटम्स मौजूद हों, क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं वो आगे पीछे हैं। तो यहाँ पे फर्दर एक कार्बन के साथ कितने अटैच होने चाहिए, 4 अटैच होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे दोबारा किसी और कार्बन, क्योंकि 3D है तो इसमें हर कार्बन को आप जस्टिफाई, क्योंकि ये अगर इस कार्बन को देखते हैं तो 1 2 3 और 4 ये कार्बन आ गया, ये फर्दर कितने के साथ अटैच होता है, 4 कार्बन के साथ। डायमंड में एक कार्बन, और इसमें क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, और इसका जो स्ट्रक्चरल है वो 3 डायमेंशनल होता है। अब इसके जो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं उसको आप देखें तो ये ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कार्बन एटम कितने कार्बन से मिला होता है, 4 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 डायमेंशनल। और उसके बाद आगे चलें तो ईच कार्बन एटम यूजेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ये सारे के सारे यूज़ करता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल नहीं होती। अब डायमंड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये सबसे पहले क्या होता है, वेरी हार्ड, बहुत सख्त होता है, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना आसान काम नहीं होता इस केस में। डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। ट्रांसपेरेंट शाइनी, मतलब कि ये शाइनी लुक देता है और ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन यूज़ इन कटिंग टूल्स। ये इसको हम डिफरेंट कटिंग पर्पसेस में भी यूज़ करते हैं ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है दूसरा केस, दूसरे केस में अगर आप देखें तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के साथ आपको ये छोटा सा लेड पेंसिल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये लेड पेंसिल के जो सिक्के होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। अब सबसे पहले ग्रेफाइट को अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा हो तो ईच कार्बन एटम इज़ फर्दर अटैच टू 3 कार्बन एटम्स। इसमें जो चौथा इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, जैसे मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ 1 2 और 3, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या रह जाता है, फ्री इन दिस केस। ठीक है, और मैंने पहले आपको बताया था कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागॉन से होती हैं आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, थ्रू लेयर्ड। इस लेयर स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, जैसे मैं अभी एक लेयर स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके साथ, हेक्सागोन, ठीक है, ये ऐसे आपस में जुड़े होते हैं, हेक्सागोन पैटर्न। एक लेयर आ गई, दूसरी लेयर आ गई, ठीक है, और दूसरा ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगी, ये आपस में थ्रू फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये जुड़ी होती हैं। ऐसे लेयर 1 है, लेयर 2 है, तो हर कार्बन एटम कितने दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। जैसे अगर हम इसको देखते हैं 1 2 3, तो ये इसके ऊपर जब आप प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, स्लिप करती हैं, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है स्ट्रेंथ में वीक होता है। इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया कि इसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में यूज़ होता है। जैसे आप ड्राई बैटरीज है, सेल यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है वो ग्रेफाइट का होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रेफाइट मेड अप entirely कार्बन, but each carbon atom forms 3 covalent bonds. The carbon atoms form flat layer of hexagonal ring. ये जो आपके साथ लेयर स्ट्रक्चर बनाया गया है हेक्सागोन का, हेक्सागोन मीन कि ये 6 कार्नर इनके होते हैं, इस तरह की एक हेक्सागोन होती है जो आपस में लेयर्ड बाय लेयर अटैच होती है। 1 इलेक्ट्रॉन इज़ डीलोकलाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है जो मूव करता है लेयर्स के दरमियान और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि वीक फोर्सेस बिटवीन द लेयर्स, तो आप इसको प्रेस करेंगे तो ये फोर्सेस ब्रेक हो सकती हैं। की स्ट्रक्चरल पॉइंट्स, अब की स्ट्रक्चरल पॉइंट्स क्या हैं अगर हम देखें तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स, ये भी मैं बात आपको बता चुका हूँ, हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लेयर्स क्या होती हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। अब सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी का मतलब क्या है कि लेयर आसानी के साथ डीलोकलाइज्ड टूट जाती हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद इन द लेयर्स रिक्वायर्ड कंसिडरेबल एनर्जी टू ब्रेक, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि डायमंड के केस में होता है। यूज्ड इन पेंसिल्स, यूज एज लुब्रिकेट्स, ये लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे भी, ग्रीसिंग के लिए भी इंजन्स या इस तरह की मशीनरी के अंदर यूज़ होता है, और ये पेंसिल के सिक्कों के अंदर यूज़ होता है, लेड पेंसिल जिसे कहेंगे। डायमंड वर्सेस ग्रेफाइट, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये क्या, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसका कंपैरिजन करें ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर, तो क्या होगा कि कार्बन बॉन्ड्स पर, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड properties between diamond and graphite। ठीक है, अब यहाँ पे डायमंड जो है वो कितने बॉन्ड करता है, 4, ग्रेफाइट 3 करेगा। इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत टफ होता है, सॉफ्ट होगा, कंडक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये कंडक्ट नहीं कर सकता, ये करेगा। उसके बाद डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता है। लेयर मूवमेंट, इसमें लेयर मूवमेंट नहीं होती क्योंकि इसका लेयर स्ट्रक्चर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन एटम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर स्लाइड कर जाएगा। कटिंग टूल्स और ज्वेलरी में यूज़ होता है, पेंसिल, इलेक्ट्रोड्स और लुब्रिकेट के अंदर ये यूज़ होगा। उसके बाद वाई आर देयर प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट, इसमें एक 2-3 रीज़न्स हैं कि जो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं कि ये पैराग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में आपस में डिफरेंस क्या है, तो इसमें ये बात लिखी गई है जो अभी हमने इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट भी किया है कि एक तो बॉन्डिंग का डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस, लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर किसका है, लेयर्ड स्ट्रक्चर किसका नहीं है, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करती हैं, एलोट्रोप को एक्सप्लेन कर रही होती हैं। उसके बाद ये आगे आपको एग्ज़ाम मेमोरी टिप्स भी दिए गए हैं, तो यहाँ से जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। आज की जो क्लास थी उसमें हमने क्वेश्चन जो पढ़े हैं, एग्ज़ाम क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी आप नोट करें। ठीक है, इसमें से MCQs भी हो सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि आप डिस्कस करेंगे, डिस्कस द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन थ्रू आयनिक सॉलिड्स, एक क्वेश्चन बता देता हूँ। उसके बाद जो आयनिक सॉलिड्स, उसके बाद क्या हो सकता है, why does methane has lower melting point and boiling point as compared to water,
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इस तरह के क्वेश्चन चार्ट में लाजमी आते हैं। ये एक मैंने आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन दिया है ताकि आपको आइडिया हो कि सवाल कैसे हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो है डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, और लास्ट पे क्या हो सकता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आज के लेक्चर के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने बोर्ड कुछ 3 शार्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और इस तरह के सवाल जो हैं वो लाजमी रीजनिंग के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो अभी जो है वो हम जाते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। तो आज हमने जो पढ़ा जो सीखा वो था, पहले तो कंडक्शन था, उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इफेक्ट सीखे डिफरेंट कंपाउंड्स पे। उसमें कुछ पोलर थे, कुछ नॉन पोलर थे और कुछ आयनिक सॉलिड्स थे और लास्ट पे कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स भी शामिल थे। तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट था वो आयनिक सॉलिड्स का था। लास्ट पे हमने एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन जो कि रिपीट किया गया है यहाँ पे टॉपिक, तो उसको मैंने आपके साथ दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज़ करवाया है और उसके नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आप उस टॉपिक को रिवाइज़ करें और जो कुछ आपकी कमी पेशी है उसको आप इम्प्रूव करें। अभी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। हमारी टीम, मैं खुद उसका रिस्पॉन्स करने की बहुत जल्दी से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।